बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं तला जतोई और आज हम बात करने वाले हैं ब्लू इकोनॉमी पे एक बार फिर से। वजह यह है कि पाइमेक हुआ था, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने समंदर से अपनी मईशत को, इकोनॉमी को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से वो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर भी बात होगी और बड़े बेहतरीन पैनल ऑफ गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ कराऊंगा, हमें ज्वाइन करेंगे वहीद शेख साहब, हमें ज्वाइन करेंगे वलीद शेख साहब, ग्लोबल शिप सर्विसेज के आप डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच शेख साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। प्लेजर एंड ऑनर। साथ साथ डॉक्टर नुसरत मेरे राइट पे इस वक्त मौजूद है। वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इतनी बार हमारी शोज पे आ चुकी हैं कि लोग इन्हें मेरी को एंकर भी कहते हैं और मुझसे पहले एंकर भी करती रही हैं शो को, तो इसीलिए डॉक्टर नुसरत आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं आज, मेरे ख्याल आज रिवाइव कर लेते हैं। डॉक्टर नुसरत इज लीडिंग ब्लू नेट, जो कि इंक्यूबेशन सेंटर है, मुख्तलिफ बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हैं और पाइमेक के अंदर काफी एक्टिव रही हैं। काफी, मैं कहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ओवर देयर, फॉर्मर डीजी ओशिनोग्राफी। माशाल्लाह, मैं फिर से तारुफ करा दिया, मैंने रिवाइज कर दिया, अब लोग कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। राइट, और साथ साथ यकीनन हमें और भी कुछ पैनल ज्वाइन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पाइमेक से जुड़े हुए कुछ और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में आज शामिल करूं ताकि जान सकें कि इस पाइमेक से मुल्क को कितना फायदा हुआ। हमारी टीम ने पाइमेक की इन डेप्थ कवरेज की है, वो गए थे इवेंट के ऊपर, लोगों से बात की, स्टॉल्स भी देखे। मैं चाहूंगा, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने वेक अप पाकिस्तान की, पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज होगा। हैव अ लुक। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो नुमाइश में मुख्तलिफ सेमिनार्स के जरिए पाकिस्तान के साहिली वसाइल के साथ इलाकाई और दिफाई अहमियत को उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर एस.एम. शहजाद कहते हैं, पाइमेक की ये पहली नुमाइश है, इसके जरिए से पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। ये अगर आपको याद हो 2007 में पहली दफा अमन कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था टुगेदर फॉर पीस, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है। बट पाइमेक फर्स्ट टाइम हो रही है पाकिस्तान में, जिसमें मैरीटाइम एग्जीबिशन भी है, कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और अमन एक्सरसाइज भी हो रही है। 50 मुल्कों के इसमें जो नेवीज है उनकी पार्टिसिपेशन है, 200 के करीब इसमें डेलीगेट्स आए हुए हैं, 148 इसमें स्टॉल लगे हुए हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी का भी स्टॉल लगा हुआ है करीमा का। पाइमेक नुमाइश में पाकिस्तान बोट रैली की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें बोट, जेट स्कीज के साथ मुख्तलिफ सामान भी रखा गया है। मैं पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमने यहाँ पर डिस्प्ले पे अपनी वो वाली बोट्स रखी हुई हैं, जेट स्कीज रखी हुई हैं, जो कि एक्चुअली रैली के अंदर जाएंगी। वो इक्विपमेंट्स लोगों को दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअली हम लोग रैली के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 17 तारीख को हमारी रैली होगी और इंशाल्लाह ये कराची से अस्टोला आइलैंड तक जाएगी। इन बिटवीन हम लोग मियानी होर को भी एक्सप्लोर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफ़ा ये स्टॉल बनाया है और इस स्टॉल के अंदर हमें बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी मिल गया है। तो वी होप कि जन लोगों को ये मैसेज पहुँचे और हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान को ब्लू इकोनॉमी में और उसकी सॉफ्ट इमेज को हमने प्रमोट करना है। ग्लोबल शिप सर्विसेज के बैनुल-अक़वामी माहिरीन पहली बार पाकिस्तान आए, एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में हिस्सा लिया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी के लिए बेहतरीन मुल्क है और यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पाइमेक में इस बार फर्स्ट टाइम शिरकत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिसेप्शन है यहाँ पे। नेवी के भी अकोमोडेशंस बहुत अच्छे हैं और वी लुक फॉरवर्ड कि पाकिस्तान के अंदर हम मज़ीद बिजनेस लेकर आएँ और अपना बिजनेस यहाँ बढ़ाएं। दीगर बैनुल-अक़वामी माहिरीन और कंपनी के मुंतज़मीन ने कहा कि पाइमेक में शिरकत एक अच्छा तजुर्बा है। टैलेंट हंट करेंगे और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लोग ट्रेन करेंगे फॉर इंटरनेशनल मार्केट। I feel like there's a lot of potential here in Karachi and Pakistan to do business in Houston and all over the world. The port here is very capable of handling the ships that come in. And I think that if we could patch the relations with Houston and Karachi, there could be a lot of positive outcomes. ये हमारा पहला इवेंट है यहाँ पे और यहाँ जो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन और लोगों का इंटरेस्ट इज अमेजिंग एंड दिस कंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से अपना रिसर्च वर्क डिस्प्ले किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाए। मेरा मानना है कि मैरीटाइम सेक्टर इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया जो कि पाकिस्तान के लिए वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो पाइमेक एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है जिसमें हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स खासतौर पे वो एरियाज
जो कि मेरीन सेक्टर से रिलेटेड है वो डिस्प्ले कर सकें। 3 रोज़ा नुमाइश में मुकर्रीरीन ने पाकिस्तानी पानियों से मुआशी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि कोशिश होगी नुमाइश में किए गए मुआहदे पाए तकमील तक पहुँचाए जाएँ। Here comes the idea of blue economy, which recognizes sea and oceans as main drivers for the economic development with great potential. I'm really excited to learn that several meetings took place here. A few MOUs have been signed. कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी ने वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी को सुवेनियर भी पेश किया। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने किया था, जबकि सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी के अलावा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने भी ब्लू इकनॉमिक्स की अहमियत के हवाले से मकाले पढ़े। तो जी आपने रिपोर्ट देखी, यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और बहुत ज़रूरी है। इसका जो टैगलाइन थी सी द फ्यूचर, इसमें SEE नहीं SEA यूज किया गया, क्योंकि समंदर का जिक्र है कि हमारा मुस्तकबिल समंदर से जुड़ा है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान 95% अपना ट्रेड समंदर से करता है, एंड येट हम समंदर पे वो तवज्जो नहीं देते जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ होस्ट का, पाकिस्तान नेवी का, जिन्होंने पायमेक जैसी कामयाब एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुल्क को इसकी ज़रूरत है, आने वाले वक्त में ऐसा होता रहे। डॉक्टर नुज़रत, आपसे गुफ्तगू का थोड़ा सा आगाज़ कर लेते हैं। एक्टिव आप बड़ी रही पायमेक के अंदर, एक्सपेक्टेशंस ही बहुत थी, क्या खोया क्या पाया? Oh, thank you very much, Tala, for the introduction and for putting PIMEC for the audience. Basically, PIMEC is Pakistan International Expo and Conference. ये ऐसा लगता है जैसे एक मेरे लिए कि मैं कोई ख्वाब देख रही थी और उसकी ताबीर हो गई। क्या बात। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली नीडेड बी। हम देर से आए बट आए तो सही। और आपकी कंपनी भी ख्वाब देखने वालों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, if I am not wrong. मैं यही समझती हूँ, लेकिन हम ये इस पायमेक को अगर आप देखें, हमारी 70+ ईयर्स की स्टाफ है, हमारी सी ब्लाइंडनेस है। हम चले कहाँ से थे? हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब पाकिस्तान बना था तो कायदे-ए-आज़म ने पहली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो PMSC थी, पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स कि जो ब्लू इकॉनमी का कॉन्सेप्ट जहाँ मज़हब और चीज़ों के साथ जुड़ा है, इस पाकिस्तान की इर्तिका के वक्त ये पहली बुनियाद रखी गई थी, और हमारी शिपिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये कोई सरप्राइज़ चीज़ें नहीं हैं, इसका होना ज़रूरत थी। हो सकता है क्योंकि ये पहला इवेंट था, और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, अगर एज ए नुज़रत खान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए ब्लू इकॉनमी का वन ऑफ द स्टेक होल्डर, मे बी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, ये ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और जो उनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं नीमा के साथ मिलके समंदर को पाकिस्तान में पहली दफ़ा एज ए बिजनेस वेंचर दिखाया। इससे पहले हम सो रहे थे डॉक्टर साहब? देखिए, सो नहीं रहे थे, बेसिकली हम में थे, जागे हुए भी थे, सोए हुए भी थे, बीच में के लटक रहे थे। हमारी कौम जो है वो वक्त के साथ साथ कैजुअल होती जा रही है। हम चीज़ों का इशू तो करते हैं, हम ये प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम मसलों मसाइल की बात करते हैं, हम सॉल्यूशन फाइंडिंग कौम नहीं है हमारी। ये हमारा अलमी है। मैं अगर बात करूं, मैं अर्ज करती हूं कि मुझे 40 साल पुराना स्टेटस चाहिए। पाकिस्तान 40 साल पुराना चाहिए मुझे 40 साल पुराना क्यों चाहिए? जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी, और एक नेवी के ही एक विजनरी कमांडेंट थे और उन्होंने ये नायो बनाया था। हमने 2 एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन इन द बिगनिंग कर लिए 30+ साल पहले। ये जो हम एक्वाकल्चर की बात करते हैं, ये ज़मीन घोड़ाबारी और सुमियाने पे ली गई थी 40 साल पहले विद द विजन के एक्वाकल्चर और श्रिम्प फार्मिंग होनी चाहिए। हमारा सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्योंकि गवादर को एक बिजनेस हब समझा जाता है, तो हमारा एक ऑफिस गवादर में मौजूद था। इससे बड़ा विजन क्या होगा? फिर ये नहीं, कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन का जो प्रोजेक्ट था वो कुरैशी साहब ने स्टार्ट किया था, और टाइडल एनर्जी का मुझे अच्छे से याद है, उसका मैं हिस्सा थी, ज़ियाउल-हक साहब उसको। डॉक्टर साहब, आपको जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे 40 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम इतने तबाह बर्बाद हो गए? ये तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और मैं इससे ज़्यादा मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि हमने क्या डिस्प्ले किया और आने वाले वक्तों में हमारी ज़रूरत क्या है। आई एम मोर फोकस ऑन दैट। मैं शायद उनमें से हूँ जो प्रॉब्लम्स नहीं, ये जो आपको बता रहे हैं, ये कोई सरप्राइज। टाइडल एनर्जी 40 ईयर्स बैक हमने एक प्रोटोटाइप प्लांट डिस्प्ले किया था इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो दैट मीन्स वी आर फार बेटर देन नाउ 40 साल पहले। तो ये तो एक
ایک بلو اکانومی کی بگننگ میں نے آپ کو بتائی. ماشاءاللہ. تھوڑا شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں. ولید شیخ صاحب, آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا پروگرام شروع سے پہلے, تو مجھے معلوم پڑا کہ آپ اب دنیا کے ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. پاکستان بھی آپ کا اپنا ہے, یو اے ای بھی آپ کا اپنا ہے, کینیڈا بھی آپ کا اپنا ہے, امریکہ بھی آپ کا اپنا ہے, اور آپ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. کیسا آپ کو پاکستان میں ڈفرینس کیا نظر آتی ہے دنیا سے, ہم کتنے الگ ہیں, اور پائمیک میں آپ کو رسپانس کیسا ملا؟ طلع تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے, اینڈ تھینک یو TV1 کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور پائمیک کی کوریج کری, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے ہماری معیشت کا. میں جو آج آپ سے بات کروں گا طلع, وہ ایک ینگسٹر کے پرسپیکٹو سے بات کروں گا. مس نجت نے جو بات کری وہ کری پاکستان آف دا پاسٹ, 40 سال پیچھے, 40 سال ایون دو شی لکس ریلی ینگ, لیکن وہ 40 سال پہلے کی ساری یادیں یاد ہیں. دیر یو گو. ہماری عمر میں جو ہم نے پاکستان دیکھا, وہ جو انہوں نے بات کی ڈکلائن پہ دیکھا. سوال یہ ہے کہ اب ہم اس کو کیسے پلٹیں گے. The optimist in me believes in turning it around. Inshallah. And I hope my generation stands up and believes in that as well. جو پائمیک پہ ہم نے دیکھا اس بار, پہلے تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دوں جس حوالے سے ہم نے بات کری. بزنس وائز جب ہم لوگ بیٹھ کے اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں ایگزیبیشن کرنا ہے, اس سال ہماری کمپنی نے, جو کہ یو ایس کی ایک کمپنی ہے, ہمارا ہیڈ آفس یو ایس میں, اس کے علاوہ آپ نے بتایا کینیڈا, نیدرلینڈ, سنگاپور, دنیا بھر کے اندر پریزنس ہے. جب ہم لوگ بیٹھ کے اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں کس کنونشن کو اٹینڈ کرنا ہے, ہم اس کے بزنس ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ واٹ آر وی گونا ڈرائیو آؤٹ آف اٹ. ہم نے ناروے میں بھی ایگزیبیشن کیا, ہم نے دمام میں بھی ایگزیبیشن کیا, ہم نے لنڈن میں بھی کیا. جب پائمیک کا سوال آیا تو ہمارا بورڈ جب بیٹھا تو سوال یہ تھا کہ واٹ آر وی گونا گیٹ آؤٹ آف اٹ. اس کا جواب تھا نہیں ہمارے پاس. اب ہم میننگ مائی فیملی محب وطن لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے کریں اور ادھر بزنس لے کر آئیں. اس کے باوجود ہم نے اپنا سٹال لگایا, اور جو نتائج اس سے نکلے, جو پوٹینشیل ہمیں نظر آیا, از unparalleled. And I hope when we're going back کہ ہم اس کو ڈرا کریں, اور اب اس پوٹینشیل جس کو ہم دیکھ چکے ہیں, جس سے ہم واقف ہیں, اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن آپ کو نہیں لگا کہ اس پوٹینشیل کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے, کیونکہ ویژن تو ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا ویژن اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اتنے کھوئے ہوئے کیوں ہیں, لیکن سیڈلی مجھے لگا کہ ورڈز آر آل یو ہیو ٹو ٹیک مائی ہارٹ اوے. عملی کام بھی ہونا بہت ضروری ہے. ویژن تو نظر آ گیا پائمیک کے تھرو, لیکن اب پوسٹ کانفرنس کام ہونا بہت ضروری ہے. طلع صاحب, جب میں آج آپ کے پاس آیا, میں نے آپ سے یہی کہا کہ میں آپ سے کھری بات کروں گا, اور آپ نے بالکل یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, جسے کہتے ہیں کہ ویژن تو ہے اور پوٹینشیل بھی ہے, ہم سب واقف ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے آن دا گراؤنڈ اس سے بھی ہم سب واقف ہیں. جو ریڈ ٹیپ کے ایشوز ہیں, جو ادر ایشوز ہیں, جو بیوروکریسی کے ایشوز ہیں, وہ ہم سب واقف ہیں, دیر ویل نون. آج کو اس وقت میں آپ کو انڈسٹری کا بتاؤں تو جو ایک پورٹ کی ایک لسٹ شائع ہوتی ہے کہ ویسل, if a vessel is to come to a port, how risky is a port? Karachi ka port is listed red. Very risky. Only go in for emergencies. How are we going to sit there? ہم کیسے بیٹھ کے دنیا کو بولیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم سے کاروبار کریں, جبکہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو تب جانا. یعنی پاکستان کے پورٹس ریڈ لسٹڈ ہیں کہ وہاں پہ کشتیوں کو کہا جاتا ہے کہ اوائڈ کریں, یہاں پہ جانا خطرناک ہے, آپ کی کشتی خراب ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور ہم جب کل کو جا کے دعوے کرتے ہیں اس طرح کے, نیو یارک کی کسی فرم میں بیٹھ کے یا سنگاپور کی کسی فرم پہ بیٹھ کے, جہاں دنیا کے بہت سارے شپ مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ صرف ایمرجنسی میں جانا, آپ کہہ رہے ہو بزنس کرو. انبلیویبل. اور اس پروگرام میں ایسی انبلیویبل باتیں ہوتی رہیں گی, آپ کے سامنے حقیقت رکھیں گے, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں گے, کیونکہ شیخ صاحب از اے شپ اسپیشلسٹ, پوری دنیا میں ان کی شپ چلتی ہیں اور سپلائی ہوتی ہیں. تو یقیناً اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اپنی ریسورسز کو, اپنے سسٹم کو, اپنے انفراسٹرکچر کو, اور اس کی امپروومنٹ کے لیے کچھ نہیں کریں. ایک بریک کے بعد اور بھی بڑے پیارے مہمان مجھے جوائن کریں گے. CEO بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان, سعید احمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے خصوصی گفتگو ڈاکٹر نصرت نے کی ہے, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے, اور بھی بہت کچھ ہوگا. اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. اچھا, کچھ وقت پہلے ہماری بڑی اسپیشلسٹ ہیں آف کورس ڈاکٹر نصرت, ہمارے فیملی کا حصہ بھی ہیں اس چینل کی بھی اور اس شو کی بھی. انہوں نے گفتگو کی تھی CEO بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ گورنمنٹ آف بلوچستان سعید احمد سرپارہ صاحب سے. وہ گفتگو آپ کو سنوائیں گے, کیونکہ بلوچستان از نو ڈاؤٹ
इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत वायबल और बेहतरीन जगह है, लेकिन इश्यूज हैं. क्या डिस्कशन हुई, सुनिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सईद अहमद साहब, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान के. अच्छा, इनको बुलाने के लिए या इनसे बात करने का एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है. अभी रिसेंटली जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस लास्ट संडे को ख़त्म हुई है, और मेरा ख़्याल यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला इवेंट है जिसमें हमने समंदर को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और उसको पोर्ट्रेट किया. और उसमें मैं बड़ा प्राउडली ये कहती हूँ कि जिस तरह हमारा एक बड़ा प्रोविंस जो है या बड़ा कोस्टल एरिया वो बलूचिस्तान का हिस्सा है, मोर देन 70% इज़ बलूचिस्तान. तो इन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने पूरा एक पवेलियन वहाँ सजाया, कल्चर से लेके उसके बिज़नेस प्रॉस्पेक्टिव, उसके गवर्नेंस के इश्यूज़ और जो उनके पास पोटेंशियल है वो वहाँ पूरा डिस्प्ले हुआ, और बहुत खूबसूरती के साथ वो पवेलियन वहाँ सजा हुआ था. उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद थीं. एक उथल में जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर एंड मरीन रिसोर्स की वो यूनिवर्सिटी थी, दूसरी गवादर यूनिवर्सिटी जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी है वो भी वहाँ मौजूद थी. तो इसको बात को आगे बढ़ाने के लिए कि पाइमेक को बलूचिस्तान कैसे देखता है, बलूचिस्तान का पोटेंशियल क्या है, तो सईद अहमद साहब से हम बात शुरू करेंगे. सईद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए, वेकअप पाकिस्तान के लिए आप आए. क्या आप हमें कुछ ये बता सकते हैं कि जब आप आए तो आपका एक तो ऑब्जेक्टिव क्या था और आपने किस तरह से इस इवेंट को देखा, पाइमेक को ख़ास तौर से? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब. इनफैक्ट जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है, और पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है उसकी खुशहाली का रास्ता, उसका गेटवे बलूचिस्तान है. चूँकि अल्लाह पाक ने इतनी बेशुमार नेमतों से बलूचिस्तान को नवाजा है, तो उसके पोटेंशियल को हम बताने के लिए आए थे कि बलूचिस्तान में क्या ख़जाने अल्लाह ने छुपा के रखे हैं. बलूचिस्तान, चूँकि आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि 73% ऑफ द कोस्ट लाइन वो बलूचिस्तान की है, तो इसलिए ब्लू इकॉनमी में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो बलूचिस्तान है. हुकूमत बलूचिस्तान अपनी पूरी टीम के साथ, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हम यहाँ 3 दिन मौजूद रहे. हमने इस दौरान मुख्तलिफ MOUs असाइन किए, और रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर फिशरीज से लेकर और लसबिल्ला मैरीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से और बोलान माइनिंग इंटरप्राइजेस की चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ. तो दरअसल ये बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, अगर उसको हम प्रॉपरली टैप करें तो ये पाकिस्तान की जो माशी मसाइल हैं उनका हल हमारे पास है. अच्छा सईद साहब, आपने जैसे कहा, और मैं हमेशा बड़ा प्राउडली बलूचिस्तान को देखती हूँ, इतना खूबसूरत हमारा कोस्टल एरिया है, दुनिया की किसी भी खूबसूरत बीच से ज़्यादा बलूचिस्तान खूबसूरत है, एक एक छपा छपा उसमें. तो आप क्या समझते हैं कि क्या बेबी स्टेप लेने चाहिए, क्या ऐसे इंटरवेंशंस होने चाहिए कि हम इकनॉमिकली जो कंट्रीब्यूशन जो कहीं पीछे है उसको हम पुट फॉरवर्ड कर सकें? देखिए, जो पोटेंशियल हमारा अनटैप्ड है इसको मार्केट करने की ज़रूरत है. हमें नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बताने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में अल्लाह पाक ने इतने पोटेंशियल्स रखे हैं. अभी हमने रैकोडिक का एक मुआहदा किया है $8 बिलियन का, और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि ये जो दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, इससे बड़े बड़े इस तरह के वो ख़जाने छुपे हुए हैं और मौजूद हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमारी कोशिश है कि पूरी दुनिया को हम बताएं कि हमारा पोटेंशियल क्या है, और उसके लिए मैच मेकिंग करें. जहाँ टेक्नोलॉजी और कैपिटल वो हम मैच करें उसको अपने बलूचिस्तान के पोटेंशियल के साथ. अच्छा, आप जैसे कहते हैं कि जी मैच मेकिंग, तो आप पाइमेक को कैसे देखा आपने, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली इस पूरे इवेंट में? क्या ऐसा मिसिंग था कि आप जो हम आने वाले, क्योंकि ये तो बिगनिंग है, तो आने वाले वक्तों के लिए हम ये कह सकें कि अब ये वाला करना चाहिए, स्टार्ट तो हो गया है? जी, इनफैक्ट जो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया पाइमेक ने, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि जिसमें 50 के करीब ममालिक इंटरनेशनल डेलीगेट्स मौजूद थी, और पाकिस्तान का मीडिया मौजूद था, जो एकेडमिया था वो मौजूद था, और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स तकरीबन मौजूद थे.
उसमें जब हमने बलूचिस्तान की बात की, उसके पोटेंशियल को हमने एक्सप्लोर किया, तो डेफिनेटली इसमें इसका ये फॉल आउट हुआ कि हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया. आप यू आर द विटनेस मैम, यू योरसेल्फ विजिटेड बलूचिस्तान पवेलियन, कि थ्रू आउट 3 days कंटिन्यूसली हमारे पास एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल्स, एकेडमिया के लोग, इन्वेस्टर्स, जितने भी पूरी दुनिया से जो लोग आए थे उन्होंने बलूचिस्तान को वो किया. हमारे प्रोफेसर इमरान ज़फ़र जत्तक साहब और मेरी अपनी भी एक प्रेजेंटेशन थी मेन कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमने ब्लू इकॉनमी को ये बताया कि आप इस वक्त पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री से ज़्यादा एक मैरीन कंट्री होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मैरी टाइम का पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर के पोटेंशियल से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. इस वक्त 1001 किलोमीटर कोस्ट लाइन के बावजूद हम कुछ मछलियां इंपोर्ट कर रही हैं. तो हमारा पोटेंशियल ऐसा है कि हमसाया मुल्क $10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करता है फिशरी के, $2 बिलियन से ज़्यादा उसकी जो श्रिम्प की एक्सपोर्ट्स हैं, वेयरएज कि यही समंदर, ये तमाम चीज़ें हमारे पास हैं. तो मेरे ख्याल में अगर हम इनेबलिंग इन्वायरमेंट को बेहतर बनाएं तो ये चीज़ें हो सकती हैं. हमने $350 मिलियन का कल MOU साइन किया ओशियन वेंचर्स के साथ, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्ग लाइनर्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं. ये लॉन्ग लाइनर्स में तमाम फ़िशिंग फैसिलिटीज़ मौजूद होगी, जो फ़िश को कैच करने के साथ प्रिजर्व करके पैकिंग और कैनिंग के भी प्रोसीजर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बिगनिंग है. इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बलूचिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौके लोगों को मिलेंगे. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, छोटी सी चीज़ें अगर मैं सजेशंस के तौर पे अगर मैं करना चाहूँ, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे स्टूडियो से बाहर इस रिकॉर्डिंग से पहले कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो आप समझते हैं कि जो वहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, एक तो वो मुझे बताएं कि किस किस्म की कैपेसिटी या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे वो मैक्सिमम उससे फ़ायदा उठा सके. एक बात. दूसरा, मुझे आप ये बताइए कि जब आप ये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, तो क्या इसके अंदर, क्योंकि एनर्जी की बड़ी हमारे पास शॉर्टेज है, वाटर स्कार्सिटी है, मैं कहीं प्रपोज किया है मैंने कि क्या हम सोलर बेस्ड कुछ मे बी आइस मशीन्स, मे बी फ्रीज़र्स, मे बी जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हो, क्या इस किस्म की भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने इस पाइमेक में देखी? जी मैडम, हमने जो एक और MOU साइन किया था वो सोविटेक जर्मन कंपनी है. वो $350 मिलियन का है वो भी, और इसमें 280 मेगावाट सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो डेफिनेटली ये जो हमारे जो गवादर की और कोस्टल बेल्ट की तमाम की नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे. दूसरी बात आपने की कि जी वो कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए. मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इनेबलिंग इन्वायरमेंट, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कोशा है, और आपने देखा कि पूरी टीम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर हमारे तमाम सेक्रेटरी साहबान बजाते ख़ुद मौजूद थी हमारी पवेलियन में. हम इंटरेक्ट कर रहे थे, लोगों से अपना पोटेंशियल बता रहे थे, और देन एंड देयर डिसीजंस लेके हमने बहुत सारी चीज़ों को बाय तकमील तक पहुंचाया. दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान की महरूमियों का एहसास करते हुए इंक्लूसिवनेस की बहुत ज़रूरत है. जो बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनको इस कारोबार के साथ, इस इन्वेस्टमेंट के साथ किसी न किसी हवाले से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इंक्लूसिवनेस जब तक नहीं होगी, वो लोग उसमें, उनको ये यकीन नहीं होगा ये तमाम चीज़ों में मेरा भी हिस्सा है, और वो इससे वैल्यू एडिशन से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती. कि जब आप कोई भी सरमायाकारी करें, उसके वैल्यू एडिशन के जितने भी मीन्स हैं, टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनका प्रोसेसिंग है, वो तमाम आप वहाँ करेंगे तो उसे एक रोज़गार के मौके मिलेंगे, वहाँ तरक्की और खुशहाली आएगी, और वो इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, और उसको यकीनन पूरे का पूरा इलाका बेनिफिट करेगा. एक नीचे मजदूर तबके से लेकर एक ट्रेडर और बिजनेसमैन तक वो इकोनॉमिक साइकिल पूरा से बूस्टअप होगा. अच्छा, मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज आई कंटिन्यूसली सेड, मुझे अगर कोई कहे कि कहीं जाना है तो आई ऑलवेज रेडी टू ड्राइव डाउन कोस्टल हाईवे पे. एक जो मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग लगता है कि अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहें, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे फॉर डूइंग दैट. स्टार्ट करने के लिए जहाँ हम इंस्टॉलेशन, अगर इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं चीज़ें, बट टूरिज़्म इज़ ऑलरेडी इस्टाब्लिश.
लेकिन पूरे कोस्टल हाईवे पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। अभी मैं एक बोट रैली होने जा रही है, आपकी नॉलेज में होगा, कराची से लेके और गवादर तक, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो फ्यूलिंग की हो, फूड की हो, हेल्थ की हो, तो वो हमें उस पे नज़र नहीं आती। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक इनिशिएटिव हमें सबसे पहले ले लेना चाहिए? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ फैसिलिटीज़ को बहुत जल्द इन प्लेस होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे जो जैसे पेट्रोल पंप्स की आपने बात की, बहुत सारी चीज़ चूँकि बहुत दूर अफ्तादा इलाके हैं और वहाँ जब आप पेट्रोल पंप्स इंस्टॉल करते हैं, वो ट्रैफिक का लोड को देखकर बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती और इस वजह से अक्सर जो सरमायाकार हैं या जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं, वो इस हद तक उसमें वो इनकरेजिंग नहीं होता। इस वक्त बहुत ही खुशी और इत्मीनान के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमें बड़े इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया, जो पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स में, रिजॉर्ट्स में, रिक्रिएशन में वो अपना एक मकाम रखती हैं और बड़ा उनका नाम है। उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जी वो एक थीम पार्क और रिजॉर्ट्स, रिक्रिएशन पार्क्स और वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कोस्टल बेल्ट में वो देना चाह रही हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द, जैसे हमने पाइमेक में हम उनके साथ इंगेज करके उनके साथ MOU साइन किए और एग्रीमेंट साइन किए, तो नियर फ्यूचर में ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको होता हुआ देखेंगे। मेरा ख्याल है सही साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान का पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा हाथ होगा और उनके जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है वहाँ की, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी वहाँ से और उनकी वेलबींग के लिए बहुत सारा काम किया जाएगा। इस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सही साहब और इंशाल्लाह आपसे फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द टाइम। राइट, तो आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन बलूचिस्तान में बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नुज़रत, मेरा जिस बात पे दिल रोता है जब भी बलूचिस्तान का जिक्र आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक माइंस एंड मिनरल्स से भरा हुआ माला माल एरिया है, बहुत रिच है, रेकोडिक, सेंडेक, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के माइंस एंड मिनरल्स हैं वहाँ पे। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम पड़ा कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशली चाइनीज़ भाई हमारे आते हैं और वो जब पूरा सा बड़ा सा ब्लॉक काट के ले जाते हैं और खोल कर भी नहीं देखते कि इस ब्लॉक के अंदर क्या है, कि हमने शायद सल्फर, कॉपर, जिंक के नाम पे वो माइन दी हुई है, लेकिन उस पत्थर के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। काश मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला सुन ले, कबूल करे इसको, कि हम उस पत्थर को खोलें, उसके अंदर जो जो चीज़ जिस जिस रेट पे है उस पर बेचे। बाज़ औक़ात 1 ग्राम किसी रेयर अर्थ एलिमेंट का हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का होता है बनिस्बत वो जो आपके लोगों के 25-70 रुपए ले रहे होते हैं। डॉक्टर नुज़रत जी, अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली अभी मैंने पूरा, ये तो एक साहब थे जो उनको सही साहब के साथ हमने बात की, बट आपको मैं बताऊं पाइमेक में उसमें कौन आए और क्या हुआ, ये बहुत ज़रूरी है बताना। कि जिस तरह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मौजूद हैं, एक बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, उसमें जिन लोगों को जो मैंने कनेक्टिविटी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ की वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थी। अब आगे हम बताएंगे कि उनकी ज़रूरत क्या थी। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड लोग जो ओशन को एज ए बिज़नेस देखते हैं, उनको वहाँ पार्क किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जिसमें बलूचिस्तान का इनिशिएटिव जो था वो बहुत अप्रिशिएटेड है कि उन्होंने पूरी एक मार्की बनाई थी और वहाँ पे पूरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट वहाँ मौजूद थी, उनके सेक्रेटरीज, उनके डायरेक्टर जनरल, उनकी कोस्टल कम्युनिटी, मतलब टूरिज्म, सारे लोग। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट ले रही है। डॉक्टर नुज़रत, तो खास जगह से फोन आता है तो फिर सारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है, पहुंच भी जाती है। मैं थोड़ा सा उनको सपोर्ट इसलिए करूंगी कि बहुत सारे लोगों को फोन गए लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, ऐसे भी थे? हाँ, ऐसे भी है लोग। नाम लेके बताया कौन थे वो लोग? मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज नहीं थी। आई थिंक उनकी मसरूफियत है, तबीयत के कुछ आपने कहा ना मसाइल कि होगी। कैसे उनके पास भी वो मुझे नजर नहीं है जो मुझे मिसिंग। लेकिन उनकी पार्टी के को चेयरमैन थे वहाँ पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज देयर इनॉग्रेशन में, बड़ी उन्होंने तकरीर भी की, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 इदारे वहाँ मौजूद थे, गवादर यूनिवर्सिटी मौजूद थी, लिजवेला। जो सबसे बड़ी मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की पार्टिसिपेशन नजर आई वो बलूचिस्तान की नजर आई। दोनों यूनिवर्सिटी थी, पूरी बलूचिस्तान। लेकिन आपने सुना ना हमारी गुफ्तगू, जो भी पार्टिसिपेशन कागजी थी, लफ्जी थी, वो कार्रवाई हो जाती है, आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखिए, मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि मैं 40 साल पुराना
पाकिस्तान मैं चाहिए। इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम एक इनिशिएटिव लिया गया कि वो आए तो सही। वाई वी लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी, चलें। कम से कम कोई इनिशिएटिव लिया तो गया। अच्छा, अभी मैं हर जगह जहाँ आपके चैनल पे भी बात करती हूँ, लोगों से भी बात की, अब हम ये सजेशंस कर रहे हैं और हम इस बात को इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सेक्टोरियल इवेंट्स होने चाहिए। एक तो मेगा इवेंट हुआ, लोगों को बताया कि जी समंदर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, इसको पॉजिटिव लेते। अब इसके फॉलो समंदर पे कब्जा करना मुश्किल है ना, इसलिए वो नहीं देख रहे हैं इसको। नहीं, लोग कब्जा करते हैं और बहुत माहिर है, वहाँ भी कब्जा कब्जा होता है, कोई मसला नहीं है उसके कब्जे में, लेकिन अब हमने उसको जो पॉजिटिवली देखना है, उसके सेक्टोरियल इवेंट बनाने हैं, बिजनेसेस शुरू, जैसे टूरिज्म का पूरा एक चले इवेंट होना कोस्टल चाहिए। टूरिज्म की बात कर लेते हैं डॉक्टर नुसरत। अभी मैं तो बताती हूँ, फिर बताएं। इसका बिजनेसेस, जिस तरह आपने कहा मिनरल एंड माइंस, फिर हमारे गैस हाइड्रेट वहाँ पे मौजूद हैं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, तो एक छोटे छोटे सेक्टर्स पे बात कीजिए, काम कैसे होगा। ठीक है, पाईमैक आ गया, मैंने सेक्टोरियल इवेंट को प्रमोट कर लिया, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नीडेड बी, फिजिबिलिटीज बने, अप्रूव हों, उस पे वो भी अप्रूव हो implementation जाती हैं। सपोज मैंने एक दो फिजिबिलिटी कल बैठ के बताई है, फिर और आप एक hopefully तख्ती लगाइए और वजीर आजम को नहीं, दावत दीजिए, आइए फीता काटिए। फिर भी काम नहीं होगा। फिर भी काम सबसे बैकबोन आपको जरूरत है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। पैसों के बगैर चीज़ें बनती नहीं हैं। आप कैसे करेंगे जब तक आपके पास फाइनेंशियल, देखे मेरी अर्ज रही और मैं डिस्कशंस पे रही हूँ और मैंने हर फोरम पे ये कहा है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक को कॉल ऑन करें, उनको कहें कि एक स्पेशल, जिस तरह वुमेन के लिए फंडिंग है, ग्रीन फंडिंग उन्होंने अनाउंस की, ब्लू फंडिंग अनाउंस करें, लोगों को लोन एंड सब्सिडी दें ताकि ब्लू बिजनेस डॉक्टर की नुसरत फॉर प्रमोशन। एग्जांपल देखिए, वहाँ पे एक इदारा था, मैं भी गया था पाईमैक पे, एक सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड SEDF, जो कि लोगों को 2% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करता है, SME, एग्रीकल्चर, कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है अभी तक और वो उससे फायदा भी नहीं उठा यू रहे। गॉट इट। देखिए, मैं जो बात कर, जो पाईमैक ने क्या किया, शायद आप भी इस फंड से अवेयर नहीं थे, हमें जाके पाईमैक में पता चला, लेकिन ये एक है अभी तक जितनी मेरे, क्योंकि मैं खुद एक ब्लू चाहती हूँ कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, आई लव टू बाय अ शिप एंड डू दैट, छोटा बोट खरीदी जाए, कुछ बिजनेस वेंचर किया जाए, बहुत सारी चीज़ें जिनका इनिशिएटिव करना चाहते हैं। अच्छा, आपका पैसे कहाँ से आएंगे? ये बताइए, चलिए पैसे अगर आ भी जाएं, मुझे बताइए ब्लू नेट जो आपका काम है, उसमें आप एक इंक्यूबेशन प्रोवाइड करती हैं फॉर न्यू स्टार्टअप्स, फॉर न्यू बिजनेसेस, और उनको गाइड भी करती हैं, उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, बहुत कुछ दिया जाता है। आपके इस इंक्यूबेशन सेंटर से कितने बच्चे आज तक पैदा हो चुके हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं? ये वैसे? न्यूली बिल्डिंग है और इस वक्त मेरे पास 10 बच्चे हैं माशाल्लाह, ये भी और बड़ी बात है। दे आर अर्जिंग। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने इन बच्चों को इंक्यूबेट किया तो हमें सबसे पहले ज़रूरत थी कि जो प्रोजेक्ट हम इन बच्चों को कराना चाहते हैं, एक तो उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना। अभी ये फ़र्क ही नहीं है कि रिसर्च टॉपिक और बिजनेस टॉपिक में क्या फ़र्क होता है। बिजनेस, अभी हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट की, और मरीन बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फ़िशिंग से बाहर नहीं आते। अच्छा जी, फिश कर लेते हैं, बारबेक्यू बना लेते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए। तो फिर मैंने बहुत सारे बैंक्स को विजिट किया, लोगों से जाके मिली कि ऐसी कौन सी फंडिंग अवेलेबल है जो इन बच्चों के साथ एक्सटेंड। तो देन आई रियलाइज कि इस पाईमैक का जो सबसे बड़ा टेक होम हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक को कॉल ऑन करें, उनको कहें कि जी अब जो आने वाला एरा है उसमें ओशन या मरीटाइम सेक्टर को एज ए बिजनेस सेक्टर माने। स्टेट बैंक का भी डॉक्टर नुसरत वहाँ पे स्टॉल था, वो भी एक्टिव थे, वो भी 6% पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोन दे रहे थे और भी बहुत कुछ दे रहे थे। लेकिन एक्सक्लूसिवली ओशन का बहुत, जैसे मैंने बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं, मैंने जो टैगलाइन लगाई है मरीन इंक्यूबेशन से, सिमिलरली स्टेट बैंक को ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी एक्सक्लूसिव फॉर मरीन फंड। डॉक्टर साहब, हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। आई लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू शेख साहब। शेख साहब, हम इस वक्त एक फाइनेंशियल क्रंच में हैं, इकोनॉमी मेल्टडाउन में है, हम IMF डिपेंडेंट हैं, और अगर उनकी ट्रांच नहीं आती है उसके ऊपर भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट 1980 से हम IMF के दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है ब्लू इकोनॉमी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ और मुल्क की इकोनॉमी में अपना शेयर बढ़ाएं और उसको इम्प्रूव करें, ताकि हम अपने पैरों पे तो एटलीस्ट खड़े हो सके, ताकि जो हालात आजकल देख रहे हैं अल्लाह हमें बचाए इन हालात से। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी को हम कैसे अवेल करेंगे? एक्सपोजर से करेंगे। जो नुसरत साहिबा ने बात करी, बिल्कुल सही बात करी आपने कि हम ये फंडिंग कहाँ से लेके आए। सो लेट्स टॉक अबाउट फंडिंग। आई टेल यू अबाउट फंडिंग। फंडिंग प्राइवेट वेंचर से आएगी। जो हमने शिरकत करी
हम वाहिद यूएस के ग्रुप वहाँ पे मौजूद थे दुनिया के अंदर इस स्टेज के ऊपर. वी आर दी ओनली पाकिस्तानी ग्रुप दैट इज इन द शिपिंग रेलम डूइंग एवरीथिंग शिपिंग रिलेटेड. वाहिद पाकिस्तानी कंपनी जो पूरी शिप इंडस्ट्री में ये बिजनेस कर रही है, आप हैं. हर पहलू में इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर मैं दावे से कहता हूं कि शिप सप्लाईज के अंदर, शिप सर्विसेज के अंदर कोई और कंपनी ऐसी पोजीशन नहीं है. हमने शिरकत इसी वजह से करी. जो मिस नुज़रत कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि वो फाइनेंसेस कैसे आएंगे. वो आएंगे एक्सपोजर से, वो आएंगे बिजनेस से, बिजनेस रिटेंशन से. जब हम यहाँ आके ये इस प्रोग्राम के ज़रिए ये नशर करते हैं दुनिया भर के अंदर, हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन अब जो कोर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी आ जाएं. कोर इश्यूज़ ये हैं कि लोग डरते हैं. हम जब यहाँ पे आए, हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, अपना स्टॉल लगाया, हमने सोचा कि इसका आउटपुट क्या होगा. अब हम वो आउटपुट रीप कर रहे हैं. अगर यही हम जाके कम्युनिकेट करते हैं और बिजनेस ग्रुप्स को, बैरून मुल्क बिजनेस ग्रुप्स को, वहाँ पे यूके की भी कंपनीज थी, वहाँ पे मजीद टर्की की भी कंपनीज थी, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया बन सकता है. मैं एक और पहलू पे बात करना चाहूँगा जो आपने कही, एक पर्सनल टच जिसे कहते हैं. आपने कोस्टल टूरिज्म की बात की. मैंने आपको बताया इससे पहले जब आप और हम चाय पी रहे थे, मैंने आपको बताया कि पिछले 11 महीनों में आई हैव हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर टू गो टू 27 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. नोवेयर, एंड आई एम गोना से दिस ऑन रिकॉर्ड, मुझे दुनिया में जो खूबसूरती बलोचिस्तान में देखी, वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी. यू कैन टॉक अबाउट बीचेस इन हवाई, यू कैन टॉक अबाउट बीचेस इन बाली, यू कैन टॉक अबाउट बीचेस इन आइसलैंड. जो मैंने जिवनी और मारा, गवादर, जो ये बीचेस देखे, बस मैंने कहीं नहीं देखे. तो जो हमारे पास पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है. इस पोटेंशियल को कैसे यूज करना है, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन आफ्टर अ ब्रेक. हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान. वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान. गुफ्तगू चल रही थी ब्लू इकोनॉमी पे. अब हम बात करना चाह रहे थे कि स्पेसिफिक सेक्टर्स जिस तरह टूरिज्म है, फॉसिल फ्यूल से बहुत सारा समंदर से फॉसिल फ्यूल हम हासिल करते हैं, उसको किस तरह इंप्रूव किया जाए. मिनरल्स हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हो रही है. लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के राजा कामरान साहब, जिन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा पाइमैक के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि क्यों ब्लू इकोनॉमी को ब्लू कहा जाता है. सैयारे की पूरी दास्तान भी इन्होंने बताई थी. राजा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम. ये बताइए, आपकी नज़र में पाइमैक कितनी बड़ी कामयाबी थी, और अब इसके बाद का जो रास्ता है क्या वो वाजे हो गया या अभी भी धुंधला नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम तलहा, थैंक यू वेरी मच मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए. देखिए तलहा, बिल्कुल पाइमैक एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. पहली दफा हमने जो पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी के हवाले से है कुछ स्टेक होल्डर्स को जमा करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान जो वजारत बहरी अमूर है, दोनों इस बात पर दाद की मुस्तहिक हैं. देखिए पाइमैक जो है ये एक इब्तिदा है. इससे जो है पाकिस्तान में एक बात कही जाती है सी ब्लाइंडनेस की, कि हम समंदर की तरफ देखते ही नहीं है. आप देखिए कि हम इस वक्त कराची शहर में रहते हैं, मगर हमारा जो स्टेपल और जो बुनियादी प्रोटीन इंटेक है वो रेड मीट है या जो बर्ड मीट है. हम जो है समंदरी खाना जो है या आबी जो भी चीजें हैं वो हम उस वक्त खाते हैं जब हमें कभी पार्टी करनी हो या सर्दियों में खाई जाती है, जबकि हमारी ये खुराक का बुनियादी जुज होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल साहिल पर रहते हैं और अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में इतना सारा जो है समुद्री हयात दी हुई है. राजा साहब ने साहिल का हाल क्या किया हुआ है सर, ये भी तो देखें. देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि साहिल पर गंदगी बहुत है, क्योंकि हमने सी ब्लाइंडर्स, जैसे मैंने कहा कि हमारा समंदर की जानिब से हमने अपने आप को अंधा किया हुआ है. तो क्या अब इस पाइमैक के बाद हमारा अंधापन कुछ कम हुआ है, हमें कुछ चीजें नजर आना शुरू हुई हैं? देखिए बिल्कुल इसमें हमारी कमी हुई है. देखिए सबसे पहले जो है ना, हम सीपैक में जब गए हैं तो हमने यही समंदरी मईशत को उजागर करने की कोशिश की है, और उसको जो है जो लैंड लॉक एरिया है चीन का, उसको समंदर से मिलाने की कोशिश की है. इसी तरह से हम जो उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, यहाँ पर जो तवानाई के ज़खायर हैं, वहाँ पर जो एलएनजी मौजूद है, जहाँ पर जो तेल मौजूद है, वो हमारी ही बंदरगाहों से दुनिया तक पहुंचेगा. उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है दुनिया तक पहुंचने के लिए. तो हमें लैंड लॉक जो हमारे साथ कंट्रीज हैं, उनके जो भी वसाइल हैं उनको हमें हमारी बंदरगाहें सर्व करेंगी. इवन कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इस रूट को आगे बढ़ाएं और रूस तक हम अपने आप को ले जाएं, तो रूस से जो हमारी बंदरगाहें हैं रूस तक सामान पहुंचाएंगी, क्योंकि रूसी बंदरगाहें सर्दियों में जम जाती हैं. वहां पे इतनी ठंड होती है कि वहां पे इंसान का काम करना मुश्किल हो जाता है.
तो इस हवाले से हमें एक बहुत बड़ा हमारा प्रोस्पेक्ट मौजूद है। हमारी जो लोकेशन है वो कहते हैं ना, अगर जायदाद और प्रॉपर्टी की, हम वेल लोकेटेड प्लॉट हैं जो पाकिस्तान है, हमने समंदर को और सेंट्रल एशिया को और इवन की यूरोप को मिलाना है, जो रशियन यूरोप है, तो वहां तक हमें रसाई हासिल करने के लिए हमारे ही समंदर इस्तेमाल होने हैं, जिस पर रूस ने अफगानिस्तान के जरिए जब जबरदस्ती आने की कोशिश की, हमने मुजाहिमत की। अब रूस अमन मश्क में आता है हमारे पास और हम उसको खुशामदीद कहते हैं और इंशाल्लाह हम खुशामदीद कहेंगे। तो पाकिस्तान अगर सिर्फ यही राहदारियां जो है कायम कर ले, अफगानिस्तान से राहदारी कायम कर ले, काजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान से राहदारी कायम कर ले, वाखान के जरिए जो राहदारी है वो कायम कर ले, तो पाकिस्तान की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं मईशत के वो बहुत अच्छे हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो लैंड लॉक एरियाज हैं वहां के वसाइल को समंदर तक लाएगा और समंदर से यूरोप और अफ्रीका तक जाएंगे। आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन यकीनन ख्वाहिशें हज़ार ऐसी और हर ख्वाहिश पे दम भी निकल रहा है, लेकिन क्या ये ख्वाहिशें पूरी होंगी? मैं तो यही सोचने पर मजबूर हूँ कि अब ख्वाब नज़र आ गया है, ऑप्टिमिज्म नज़र आ गया है। अब फॉर एग्जांपल हम सेक्टर वाइज अगर डिस्कस कर लें, मेरी ये ख्वाहिश हमेशा से रही है कि पाकिस्तान में 1100 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है, कोई वाटर स्पोर्ट्स होते, कोई जेट स्की होते। जहाँ जेट स्की है वो सिर्फ एलीट के लिए है, इतना महंगा है कि बंदा कहता है अल्लाह माफ़ करे किस तरह हम भरेंगे, किस तरह हम चक्कर लगाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं वाटर स्पोर्ट्स। शेख साहब, आप तो दुनिया माशाल्लाह भी आपने बताया 11 महीनों में आपने 27 मुल्क घूमे हैं, कितने वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय किए आपने, कहाँ कहाँ? बेशुमार। और मैं आपको इतना बताऊं कि वाटर स्पोर्ट्स का जो यहाँ पोटेंशियल है वो कहीं नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक फ़न स्टोरी बताता हूँ कि अभी पाकिस्तान में कुछ अरसे पहले शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक क्रूज शिप आया था। जी, बड़ा खूबसूरत सा था, उसके लग्जरी थी। Exactly. कुछ कह रहे थे लोग सोने के कमोड भी थे उसमें। बहुत देर वर टॉक्स कि हम क्रूज चलाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे। वो क्रूज शिप हुआ स्क्रैप है और जो उसके पार्ट्स निकाल के बैरून मुल्क बेचे गए हैं वो हमारी फैसिलिटी के थ्रू बेचे गए हैं। हम लोग, हमारी कंपनी ग्लोबल शिप सर्विसेज ने जो ग्रुप्स हैं दुनिया के अंदर, उनको उसकी मशीनरी बेची है, जहाँ के हमारे लिए बिजनेस वाइज एक अच्छा मौका था। इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर मी कि मैं गया उस शिप ब्रेकिंग यार्ड में, मैंने देखा कि एक ऐसी चीज़ आई थी जिसके बारे में इतनी बातें थी कि हम इसको चलाएंगे और चीज़ें हो सकती हैं, और आज वो मेरी आंखों के सामने ब्रेक हो रहा है और कुछ बचा नहीं। तो वाटर स्पोर्ट्स की तो सर बहुत, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इससे पहले जिक्र किया जो मैंने कोस्ट पे देखा, लेकिन फॉर एग्जांपल कराची का जो सी व्यू का बेल्ट है, 3-4 किलोमीटर का जो पीस है, ये बहुत क्राउडेड होता है। यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग विजिट करते हैं। सैडली वहाँ पे हम सिर्फ रेस्टोरेंट्स देखते हैं, मकई वाले देखते हैं, घोड़े वाले, ऊँट वाले, और अब आजकल बगियाँ आ गई हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं नज़र आ रही जो होनी चाहिए। अगर हम 3-4 किलोमीटर नहीं बना सकते मेन मेट्रोपोलिस के दिल में, तो फिर हम बाकी 1100 का ख्वाब देखना छोड़ दें। आपने तो 3-4 किलोमीटर की डेवलपमेंट की बात की। मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या आप उस पानी के अंदर जाने में कंफर्टेबल हैं? नहीं, बड़ा डर लगता है, काले रंग का हो गया आजकल। हमारी एक इंटरनेशनल विजिटर आई हुई थी जो कि कल उन्होंने लीव करा है, वो ह्यूस्टन टेक्सास से। तो उनके मुंह के अल्फाज है मजाक में, उनको बहुत मज़ा आया पाकिस्तान में, शी लव्ड इट, but she said I don't want to go into that water because I'm going to go in with 5 toes, come out with 6. म्यूटेशन। तो इस ये मैं बोल रहा हूँ कि पहले हम वाटर क्वालिटी और उस चीज़ में तो बात कर लें, फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे। डॉक्टर नुसरत, ये जो बात अभी शेख साहब ने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम अपना सॉलिड वेस्ट, हम अपना लिक्विड वेस्ट विदाउट ट्रीटिंग इट पानी में डंप कर देते हैं। इब्राहिम हैदरी एक इलाका है कराची का जहाँ पर मैं समझता हूँ कि कई किलोमीटर कचरा डाल कर समंदर का कब्जा कर लिया गया है। मजीद नई ज़मीन आ गई है वहाँ पे, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने हमसे मछली खरीदना बैन कर दी थी। क्यों? पानी की क्वालिटी गंदी हो गई थी। फिर हमने बहुत ज़्यादा उसको केस को प्लीट किया, फिर जाके हमें थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट करने की वहाँ इजाज़त मिल गई है। हम समंदर से कमाने की बात तो करते हैं, पहले दोस्ती तो कर लें डॉक्टर नुसरत। मैं इन सब बातों को एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखती हूँ। हम शायद लास्ट प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि जब रेगुलेशंस नहीं होती हैं तो माफिया इन्वेट करता है। हमारे सिस्टम को माफिया ने इन्वेट किया हुआ है, और ये हम रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं। सिर्फ समंदर नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें शहर का देखें तो ट्रैफिक में जो क्योस है, नोबडी वांट टू बी ऑर्गेनाइज। फिर आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लैंड का जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो अल्टीमेटली समंदर में जा रहा है। तो हम बहैसियत कौम एक डिसऑर्गेनाइज कौम बन गए हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल कौम बन गए।
देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो कंपनी है उसका एक बहुत मज़े का टैगलाइन है कि हम बिजनेस बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक मैंने जब इसी फोरम पे बात की थी कि मेरी काम वाली कचरे से बॉटल्स चुन रही थी, तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा तुम ये क्या कर रही हो? कहते बाजी 5 रुपए का बिकता है। दैट मीन्स शी वॉज पिकिंग अप 5 रुपीज़ आउट ऑफ कचरा। गवर्नमेंट वो 5 रुपए क्यों नहीं पिक करती, क्यों नहीं मैनेज करती? वो तो बिजली बन सकती है कचरे से, हम तो वो भी नहीं कर बहुत सकते। कुछ बन सकता है ना। तो बेसिकली बात यह है कि अगर हम इसको वैल्यूएबल कमोडिटी मान लें, दुनिया में कचरा एक वैल्यूएबल कमोडिटी है जिसको हम अपनी नाअहली की वजह से या निग्लिजेंस की वजह से, कैजुअल एटीट्यूड की वजह से हम उसको वेस्ट करें, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करें। एक तरफ तो ये कहानी है, और हमने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है और लोगों के साथ मिलकर हम कोई बेहतर कोई बिजनेस बेस्ड सॉल्यूशंस बता सकें। सस्टेनेबल बिजनेस बेस्ड सॉल्यूशंस की बहुत ज़रूरत है, और ये मुझे मिसिंग लगा, तो हमने अपनी कंपनी को इसका इनिशिएटिव लिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम समंदर को देखते हैं, आज भी पाइमेक शायद लोगों का आउटलुक चेंज कर दे, जो मैं एक टेक होम देख रही हूँ कि हो सकता है आज के बाद जनरल पब्लिक, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, हो सकता है। एक सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ओनरशिप की ज़रूरत है। अगर आप बीच पे चले जाएं, सी व्यू पे चले जाएं, तो वहाँ जाके लोग सबसे सस्ती तफरी के लिए आते हैं। आप वीकेंड पे चले जाएं, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती, चीपेस्ट। अगर वो लोगों में उसकी ओनरशिप बता दें कि ये तुम्हारा समंदर है, ये तुम्हारी, हम गंदगी का जिक्र तो करते हैं। मैं एक फिर एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक सहाफ़ियों के साथ बात की, तो दे वर आस्किंग क्वेश्चंस कि जी ऐसा हो गया, ये बर्बाद हो गया। मैंने कहा सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दो, आपको प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी आती है? क्या आप अपने घर में अपने बच्चों को ये सिखाते हो कि यार जब तुम इस जगह पहुँचो तो प्लीज़ ये मत करना? करते हैं? नहीं करते। हम सबको अपने सिस्टम्स को, अपने आप को एक पाकिस्तानी के तौर पे करेक्शंस की ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट को तो कहते हैं क्या हम करेक्टेड? अच्छा, पोटेंशियल क्या है? समंदर को देखा जाता है या तो वेस्ट डस्टबिन के तौर पे, या प्रॉब्लम के तौर पे, या डिनर प्लेट के साथ। ऐसा ही है। पाइमेक ने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। आई एम सो ग्लैड कि पाइमेक ने एक सोच क्रिएट कराई जिसका आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें पोटेंशियल क्या है ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है इस फोरम से, कि खाने के अलावा और गंदगी के अलावा क्या चीज़ें हैं। गंदगी को भी, पोल्यूशन को भी अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो 1001 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, फ्रॉम सर क्रीक टू जिवनी ईरानियन बॉर्डर तक लेके। उसमें जो बड़ा हिस्सा है वो 70% बलूचिस्तान कोस्ट का है, जिस पे अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। दैट मीन्स क्लीन एज एनी अदर बीच इन द वर्ल्ड, बेहतरीन, बेस्ट। फिर आपका 30% से लेस जो है वो सिंध कोस्ट है। आपकी सिर्फ जो डेवलपमेंट है वो 70 किलोमीटर कराची की कोस्ट लाइन एनर्जिस्ट एरिया है। कौन सी डेवलपमेंट है ये? मैं भी समंदर के है करीब तो ही रहता हूँ, पर वो इंडस्ट्रीज जो है, वो छोटी सी दीवार जो बनी हुई है, आप उसको डेवलपमेंट आप कह रहे उसकी हैं? डेवलपमेंट की बात, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मुल्क चलाती है। ओके। आपके 66 जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आपके 60, पहले तो ऑलमोस्ट 90% इंडस्ट्रीज कराची का, कराची इज बेसिकली ए पोर्ट सिटी, और सारी पोर्ट सिटी जो होती हैं उसके मसले अलग होते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उनकी मैनेजमेंट अलग होती है। हम मैनेजमेंट फेलियर कौन है? ये जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगी नेगेटिव है, बातें कर रही हैं डॉक्टर नुसरत, बट है ना फेलियर। और जिस चीज़ को इसके अंदर पॉजिटिविटी देखिए। इसमें मैं बताती हूँ पॉजिटिविटी क्या है। जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन और बिजनेस होता है। ठीक है। आप अच्छे मैनेजर्स बनाएं, बिजनेस है ना, मैं क्वालिफाई करके देती हूँ, बेस्ट मैनेजर आप प्लेस करिए। आपको फिश ऑल्टरनेटिव का बताइए कि जी सिर्फ फिश एक डिनर प्लेट में आपको सुशी या आपको टिक्का फिश का नहीं चाहिए, बट उसके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सीविड के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और सबसे मजे की फार्मिंग हो रही है दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स के लिए। अच्छा, ये तो चले छोटे बिजनेस कर लें, बड़ा बिजनेस क्या है? कितने लोग कनेक्टेड हैं? जिस तरह वलीद ने कहा कि जी इनकी स्क्रैप से लेके और शिप लाइनर तक का बिजनेस है। पाकिस्तानी कौम कितनी अवेयर है कि क्या क्या पोटेंशियल बिजनेस हैं इस मैरीटाइम सेक्टर में? नहीं पता। हमारे प्रोग्राम के जरिए पता चल रहा है। मैं बता रही हूँ ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ऑनेस्टली इंटरेस्टेड हूँ कि मैं हल क्लीनिंग और हार्बर क्लीनिंग इक्विपमेंट का बिजनेस करने के लिए, दिस अ बिजनेस बेस्ड सॉल्यूशन, कि मुझे जो फंडिंग चाहिए, मुझे बैंक फंड करे,
मैं इक्विपमेंट लेके आती हूँ आपको कौन सा पाकिस्तान बैंक में। फंड करने से मना कर रहा है, मुझे बताएं तो सही। मरीन के लिए नहीं है ना, मरीन के लिए एक्सक्लूसिव फंड होने चाहिए, उसके फंड को हम यूटिलाइज करेंगे और हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे, फैसिलिटी डेवलप करेंगे हार्बर क्लीनिंग के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने सारे फाइनेंसर्स पाइमेक के अंदर भी तो जमा तो थे, हमने उनमें से कोई इनिशिएटिव है ना, अभी वो- हमारी बातचीत अल्लाह इनिशिएटिव करे है ना। वो शायद ब्रेक अच्छा, का मुझे एक कहा तो- जा रहा है डॉक्टर नुसरत। I'll come back and make you continue from where I stopped you. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेक पाकिस्तान। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर नुसरत बात कर रही थी कि ब्लू इकोनॉमी के हवाले से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मौजूद हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स को जंप करना चाहिए और पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहिए, कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की अशद जरूरत है और ब्लू इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल है। डॉक्टर नुसरत, कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए, एक जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन क्लीनिंग का बहुत अच्छा बिजनेस है। यानी पानी साफ करना है, पानी साफ करें, हार्बर क्लीनिंग करें, फिशरीज की बात करें, उनकी मैपिंग की बात करें। इसके अलावा आपका अगर फिश फार्मिंग की बात करते हैं, केज कल्चर कराए जाए, फिश फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, वैल्यू एडिशन की, सिर्फ फिश क्यों, पाइमेक के अंदर मुझे मालूम पड़ा बहुत सारी लॉबस्टर फार्मिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। कमर्शियल क्यों नहीं हो रही? वो देखे पाइमेक का टेक होम क्या है, वहाँ पे जो साहब आए थे उन्होंने सिर्फ फिश और श्रिम्प की बात नहीं की, वो क्रैब, लॉबस्टर्स, अदर थिंग, बाइवॉल्स की फार्मिंग हो रही है। तो दैट इज़ अ शो, द विंडो टू सी एंड चेक कैसे ये भी पोटेंशियल है। इसके अलावा सर्विसेज की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको लोगों को तैयार करना चाहिए ताकि लोग मरी टाइम बिजनेसेस में आएँ। यूनिवर्सिटीज़ में जब कोर्स ऑफर किए जाते हैं ओशन से रिलेटेड, मरी टाइम से रिलेटेड, तो बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं। क्यों ऑप्ट करें? उनको उनकी नौकरी जॉब मिलेगी जॉब नहीं है ना, तो आप उनको वो अपॉर्चुनिटीज दिखाई ना जो इस पाइमेक में। डॉक्टर एक नुसरत, यहाँ झलक बच्चे नजर- पीएचडी भी कर लेते हैं तब भी बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। तो आप उनको नौकर क्यों बना रहे हैं? आप उनको बिजनेसमैन बनाए, थिंक टैंक बनाए, पॉलिसी लिखना सिखाएं, मैनेजमेंट लिखना सिखाएं ना। सर, सिपाही की नौकरी आई थी डॉक्टर नुसरत इस्लामाबाद में, कोई 1-2 हज़ार को 50,000 बच्चा पहुंच गया था इम्तिहान देने के लिए, 2-3 हज़ार नौकरियों के लिए, और उसके अंदर MBAs भी थे और बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल भी जो सिपाही की नौकरी के लिए टेस्ट दे रहे थे। सैडली एक बात जो शेख साहब आपने थोड़ी देर पहले की थी कि आपने पाकिस्तान से एक बड़ी वो लग्जरी जो शिप आई थी वो आपने शिप ब्रेक करवा के उसके थ्रू उसकी ट्रांजैक्शन कराई थी। शिप ब्रेकिंग भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, डॉक्टर नुसरत ने मेरी साइड पे भी बोला है। क्या वाकई ऐसा है या थी और अब कुछ नहीं बचा उसमें? पहले तो मैं ये हाईलाइट करूं कि ये जो जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि जो शिप आया था स्क्रैप किसी और ने किया, हमने कनेक्ट किया उनको बायर्स से। मिडलमैन इशू वहीं आ जाता है। हमारे यहाँ स्क्रैप तो हो रहे हैं, लेकिन जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, जिस कंपनी को हमने बेचा वो सिंगापुर बेस्ड है, यूके बेस्ड है, यहाँ नहीं आना चाहती, वो यहाँ नहीं आना चाहती। हमारे पास जब इस पर्टिकुलर वेसल की इंक्वायरी आई तो उनकी कंसर्न ये थी कि वी डू नॉट वांट टू फ्लाई आवर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लंदन टू कराची बिकॉज वी आर कंसर्न्ड ऑफ देयर सेफ्टी। तो अब क्योंकि हम यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि आप हमारी तरफ से जाकर वेट करिए और हमारे लिए अगर आप ये ट्रांजैक्शन कराएं थ्रू योर यूएस एंटिटी। हमारी यहाँ पे कोई एज सच प्रेजेंस नहीं है, बट बिकॉज पीपल नो अस ग्लोबली, वो हमें ट्रस्ट करते हैं कि हम ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस कराएं, विच इज़ जो अलमिया ही यही है इंडस्ट्री का। बहुत पोटेंशियल है हमारे इज़मीर के अंदर, टर्की के अंदर शिप ब्रेकिंग के यार्ड्स हैं जहाँ पे शिप ब्रेकिंग होती है। क्या हमारे पास लेबर नहीं है? हमारे पास दुनिया की बेस्ट लेबर है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। बेस्ट वो भी चीपेस्ट रेट्स पे, चीपेस्ट रेट, विच ब्रिंग्स मी, जो डॉक्टर नुसरत पहले बात करी थी, लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन पोटेंशियल इन पाकिस्तान, which is where I'm focused on. So as a young someone from the young generation, जो मैं यहाँ पोटेंशियल देखता हूँ, जो हमें पाइमेक के ऊपर लोग मिले, इतने वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, जो कि दुनिया का एक्सेस चाहते हैं। मेरी कोशिश ये है कि हमारी जैसी फर्म्स के थ्रू उनको दुनिया का वो एक्सेस मिले, चाहे वो मरीन साइंटिस्ट हों, चाहे वो कैडेट्स हों, चाहे वो क्रू के लिए जाना चाहते हों। हम एक ज़रिया बनना चाहते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को दुनिया भर में लेकर जाएं, वो हमारे साथ काम करें, एक्सपोजर गेन करें और अपने मुल्क की वापस आकर खिदमत करें। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। आपने कहा कि इतने लोग पहुंच गए थे उस जॉब, हम सब ने सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी और सवाल हुए हमसे सवाल हुए, कनाडा के अंदर मुझसे सवाल हुआ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आप लोगों के पास क्या नौकरियां नहीं हैं? तो हम इस पे फोकस अगर करें कि यहाँ इतना पोटेंशियल है ह्यूमन
पोटेंशियल है और उसको हम कैसे हार्नेस करेंगे, तो आई थिंक वी आर बेटर ऑफ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे डिस्कशन में भी हुई बात, और जिस तरह आपने लॉबस्टर फार्मिंग देखी, क्रैब फार्मिंग देखी, मैंने वहाँ पे श्रिम्प हैचरी कमिंग सून का एक बोर्ड देखा था, और मैंने उस पर अल्लाह से आमीन कहा था कि या अल्लाह जल्दी श्रिम्प हैचरी पाकिस्तान में आ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रिम्प फार्मिंग भी यहाँ पर हो सके। ये फ़िश फार्मिंग का जो सेक्टर है शेख साहब, इसके अंदर भी तो बहुत पोटेंशियल है, और दुनिया भर में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि वो किस तरह फार्मिंग करते हैं, नॉर्वेजियन सैल्मन से लेके एवरीथिंग। हम अभी तक नहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स अपना सके। मैसिव पोटेंशियल है, और ये जो हमने कोस्ट की बात करी, बलूचिस्तान की कोस्ट की, इट्स कॉल्ड अ वर्जिन कोस्ट, जो बिल्कुल अनटैप्ड वाटर्स, जहाँ पे लाके आप 8-10 किलोमीटर की पूरी केजेस लगा सकते हैं, जिसके अंदर फिश फार्मिंग, सेलाइन वाटर फार्मिंग, कितनी तरह की फार्म, सीवीड फार्मिंग, यू टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल, कितनी डिमांड है उसकी। लेकिन सवाल ये है तला साहब कि कौन आके करेगा, या जो करना चाहते हैं यहाँ पे उनको कौन सपोर्ट करेगा। जो अनफॉर्चुनेटली इश्यूज हैं विद रेड टेप, विद सिक्योरिटी, एंड ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी का मसला ऑन द ग्राउंड हो, assumed security concerns, जैसे मैंने आपको कहा कि बैरून मुल्क की कंपनी इमेज पोर्ट्रेट, एग्जैक्टली, उसको हमें टैकल करना है। उसके बाद ये इश्यूज यहाँ इन्वेस्ट करना, यहाँ ये चीज़ें करना, फिश फार्मिंग करना, एक्वा फार्मिंग करना, वाटर स्पोर्ट्स करना, वाटर टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म इज नॉट एन इशू, बट वी सफ़र फ्रॉम अ लैक ऑफ इमेज, वी सफ़र फ्रॉम अ नेगेटिव परसेप्शन जो कि प्रोपोगेट किया जा रहा है दुनिया भर के अंदर, और हमें उसको टैकल करना है यकीनन। और इस इमेज की वजह से डॉक्टर नुसरत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। आपकी नज़र में इस इमेज को किस तरह इंप्रूव करें? देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो मेरे ख्याल है स्टेप ऑलरेडी ले लिया है पाइमेक में, पर ये एक स्टेप है ना, एक कदम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्टेप बहुत जरूरी है ना, एक तो लिया और आज हम बैठे हैं और की बात, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम। पर ऐसा ना बस एक कदम पे हम शुक्र अदा करते रहे डॉक्टर साहब। मैं एक छोटी सी दूसरा नहीं ना, तला हमारी छोटी सी एक फर्म है, और आज मैं वलीद के साथ और दूसरे हम सब के कुछ नहीं, क्योंकि हम बेसिकली काम करना चाहते हैं, लोगों की कनेक्टिविटी चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं। जो बेरोज़गारी है उनको ख़त्म इसलिए नहीं करना चाहते कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों को एक फोरम नहीं पता, जैसे मैंने कहा कि वो अवेयर नहीं है। इस पाइमेक से मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हुई, मेरी वलीद के साथ कनेक्टिव, इनका हम लोकल पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। और एक वलीद नहीं है, 5 और लोग भी आए हैं जो हमें कहते हैं कि अच्छा ये तुम कर रही हो, ओके विल गो फॉर यू। मैं ये कहती हूँ अगर मैंने एक मरीन इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया, इट वाज सो वेरी वेल टेकन, कितने लोग चाहते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा आइडिया चोरी हो जाएगा, मैंने कहा 50 बनने चाहिए। हर कोस्ट के थोड़ी देर बाद एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। उसका बिजनेस प्लान हमने पहले भी रिपीट किया था, 200 यूनिवर्सिटीज़, 1001 कोस्ट लाइन, 400 बच्चे, 1% बच्चे का मतलब 4000 बच्चे एनुअली अगर इंक्यूबेट हो जाएं। देखिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन डॉक्टर साहब जो सेक्टर्स हैं जिसमें आपने पहले ही बोला फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो एक्वा स्पोर्ट्स हो, शिप ब्रेकिंग हो, एक्सप्लोरेशंस ऑफ मिनरल्स हो, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो, आपकी फूड बास्केट की फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर हो। अभी इतने सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। अब पाकिस्तान नेवी ने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस करवा दी है, पाइमेक लाजवाब बेहतरीन स्टेप उठा लिया है। स्टेप 2 किस तरीके से ये फंड आएगा ताकि आपके इंक्यूबेशन सेंटर से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको कैपिटल तो मिले। देखिए, मैंने अभी फिर थोड़ी देर पहले कहा, मैं ये अर्ज करती हूँ इस फोरम से, इस जगह से, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो CNS हो, सेक्रेटरी मैरीटाइम मिनिस्ट्री हो, उनको इसके फ़ौरन बाद कॉल ऑन करना चाहिए HEC चेयरमैन के साथ और स्टेट बैंक गवर्नर के साथ। स्टेट बैंक गवर्नर को मैं फिर आज फर्मली कहती हूँ, और ये मैंने पूरे पाइमेक में बीन बजाई है, करो जितने हायर ऑफिशियल से मिली हो, मैंने सबको। डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि भैंस के आगे बीन बजाना साबित हो। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए इसकी मेरे ख्याल से आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील करनी चाहिए, तब जाके शायद काम हो। अथॉरिटीज जाएंगी, उनका काम है अपील करना, जो इसको लेके पाइमेक चले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और नेवी, ये लेके चले, तो इनको दूसरा स्टेप भी तो हम साथ है ना करने के लिए। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं आपको इसकी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ग्रीन फंडिंग सारे बैंक्स ने दिए फंड 4-5% पे, इट वाज अ वेरी सक्सेस स्टोरी फॉर ग्रीन एनर्जी के लिए। सिमिलरली एक फंडिंग स्टेट बैंक के पास मौजूद है शिपिंग के लिए। आपको कोई शिप खरीदना हो, लेकिन वो एक बड़ा बिजनेस है जो एक आदमी के बियॉन्ड है, इंस्ट्रूमेंट मौजूद है बैंक के पास, बैंक को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो दें।
یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو ہم نے جب پری پائمیک میٹنگ کی تو ہم نے بینکرز کو بلایا, انہوں نے بتایا کہ اونلی ایک فنڈ اویلیبل ہے جو بڑی شپ کے لیے ہے, جو پی این ایس سی اس کو کلیم کر سکتا ہے, میرے جیسا یا آپ کا جیسا لوگ ہو سکتا ہے تلولید آپ کر سکیں, نہیں. چھوٹے بزنس کے لیے پھر گرین فنڈنگ تھی, اسی طرح کی بلو فنڈنگ چاہیے. اور کیا چاہیے, وابڈا نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کے گرین بانڈ کو لانچ کیا. سملرلی منسٹری آف میری ٹائم افیئر اور پاکستان نیوی یہ مل کے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک بلو بانڈ لانچ کرے فار پروموشن آف میری ٹائم انڈسٹری. یہ جب تک نہیں ہوگا, یہ کیا کہتے ہیں, پاکستان کی ریٹنگز کنٹینیوسلی گر رہی ہیں. فچ نے آپ کو -CCC کر دیا ہے, موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. امیج امپروو جب تک نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ, کہ جب تک بزنس نہیں آئے گا ہم فائنینشلی پروسپیکٹ نہیں ہوں گے, ہم اپنے اوپر جب تک ڈپینڈنٹ نہیں کریں گے, ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈکٹیشنز بھی لینے ہیں اور پرابلمس بھی آئیں گے. ایک یہ HEC کو کیوں آن بورڈ لینا چاہیے, آپ کا ریپیٹڈلی 4 لاکھ اسٹوڈنٹ ایوری ایئر, دس اے بگ ایسٹس. آپ انہیں پالیسی میکر بنائیں, ان کو مینیجر بنائیں, ان کو بزنس مین بنائیں, ان کو تھنک ٹینک, ان کو ایجوکیٹ کریں وتھ ریفرنس ٹو میری ٹائم سیکٹر. صرف 1% بچہ 4 لاکھ میں سے ان کو ایکسکلوسیولی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فار میری ٹائم سیکٹر HEC چیئرمین سے میری بھی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کو ایکسکلوسیولی فنڈ دیں, ان کو اسکالرشپ دیں, انڈسٹری ان کو اسکالرشپ دے تاکہ وہ بیسک ریسرچ کی بہت ضرورت ہے. ہماری جو مکران مرین ایکسپرٹس پیدا ہوں ہمارے, مرین ایکسپرٹ پلس ریسرچرز, جیسے گیس ہائیڈریٹ ہیں, پاکستان کیوں نہیں ریسرچ کر سکتا, آلٹرنیٹ فوڈ ریسورسز, ڈیسالینیشن کی لوکل انڈیجینئس کیپیسٹی بلڈنگ, دیر از اے ورائٹی آف تھنگ. ریپیئر اینڈ مینٹیننس ورکشاپس بنائی جائیں جو میری ٹائم سیکٹر کی نیڈ ہے. لوکل اسپیئر پارٹس بنائیں. کووڈ آیا, آپ کو چیزیں نہیں ملیں, چھوٹے چھوٹے سرکٹس کے لیے, ایک پن کے لیے بھی ہماری انڈسٹریز کلوز ہو گئی. کیوں نہیں جاگتے, کیوں نہیں میری ٹائم سیکٹر کو ایز اے سیکٹر ریکگنائز کرے, ان کی فنڈنگ اویلیبل کریں, بچوں کو بتائیں کہ جی یہ بزنس اپرچونٹی ہے, یہ آپ کی اسٹڈی اپرچونٹی, ان کو لگائیں اس بات پہ. یہ پاکستان کا سمندر ہے, کراچی بلوچستان کا نہیں ہے. KPK سے لے کے پشاور, گلگت بلتستان. آپ نے بڑی اچھی بات کہی, میرے خیال سے ڈسکشن کو اچھی ڈائریکشن میں آپ لے کے جانا چاہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کا سمندر ہے, کراچی اور بلوچستان کا نہیں. You didn't say anything in particular, but you said it really well. Yes, it is. کھل کے ذرا سمجھائیں پاکستانیوں کو آپ نے کیا کہا, یہ کیوں کہا. یہ بیسیکلی ابھی ہم پائمیک میں بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں, اور میری یہ کوشش رہی پورے پائمیک میں کہ ہم کراچی سے باہر کے لوگوں کو لے کے آئیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک یہ کلوز سیکٹر بنا ہوا ہے نا, اس کو اوپن کریں. یہ اسٹارٹ ہوا ہے, اس کے ایک سیکٹر کریں, لاہور میں جا کے, پشاور میں جا کے, اندرون سندھ چلے جائیں, جا کے بتائیں کہ ان کے میراتھن سیشن کریں, اور ان کے جو ریسرچ بزنس سلوشنز کے بارے میں وہاں بات کی جائے. یہ میرا ایک ریلیجیس کہہ لیں, میری پاگل, یہ میرا زندگی کا مقصد ہے, میری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مقصد پورا کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وحید حسین صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. پہلا سوال جو میں اپنے تمام تر مہمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری جو بلو اکانومی ہے, اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پائے, کیا وجوہات ہیں کہ ہم آج تک پہلی کانفرنس اور ایکسپو کروا رہے ہیں, بلو اکانومی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن آج تک ہم نے کیا نہیں. تو الحمدللہ ہم نے کیا, آئی ایم ریئلی ہیپی. لیکن کیا ہرڈلز ہیں, کیا راستے میں رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سمندروں سے بھرپور فائدہ آج تک نہیں اٹھا پائے. جہاں تک ہماری سمندری وسائل کا تعلق ہے, 1050 کلومیٹر کا ایک کوسٹل جو ہے وہ پاکستان کی پوری اگر ہم دیکھیں اس کے نقشے کے اوپر, تو آپ کو سمندری جو وسائل ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اس میں اب جو مشکلات ہیں بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں انفارچونیٹلی میری ٹائم کی یا ہماری جو سمندری تجارت کی, وہ اتنی بہتر نہیں رہی ہیں. اوور دا ایئرز جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن کا جو نظام ہے, ہمارا جو ٹیکسز کا نظام ہے, چاہے وہ ڈیوٹیز ہیں یا باقی جتنے بھی ٹیکسز جو FBR عائد کرتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہماری جو بلو اکانومی جو ہے
وہ اس نے گرو نہیں کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر پراپر توجہ دے. سر یہ بتائیے پاکستان کی فوڈ باسکٹ میں سمندر بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. آپ کی نظر میں سمندروں کی مدد سے ہم کتنا فوڈ سیف اور فوڈ سیکیور ہو سکتے ہیں اور آج تک کیوں نہیں ہو پائے سر؟ بنیادی طور پہ اگر ہم پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو سمندری جو وسائل ہیں اس کا تو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بھی فرما دیا ہے کہ جو زمین کے اوپر ہمیں نباتات ہیں یا جو وسائل اللہ پاک نے انسان کی رکھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ سمندروں کے اندر ہیں. آپ کی مچھلی ہے وہاں پہ, آپ کی باقی جو منرلز ہیں, نباتات ہیں, آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں سمندروں سے ممالک جو ہیں وہ بلیک گولڈ جس کو ہم آئل کی پروڈکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے, گیس کی پروڈکشن کی جاتی ہے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو مختلف ادارے ہیں جو اس سے ایسوسیٹڈ ہیں, ہماری جو حکومت ہے جو پالیسیز بناتی ہے وہ اس کے اوپر ایک سیل حاصل قسم کی پالیسیز کو, مربوط قسم کی پالیسیز کو جو ہے وہ بنایا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے. کوسٹل ٹورزم سر, ہم اپنی ساحلی پٹی کے اوپر انتظامات, انفراسٹرکچر اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کچھ بھی کرنے میں مکمل طور پہ ناکام کیوں ہوئے سر؟ آئی تھنک کہ اگر 1050 کلومیٹر کا کوسٹل ایریا پاکستان کے پاس موجود ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں, چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے یا سندھ کی حکومت ہے, ان کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی 60-70-80% جو ہے ریونیوز ان کے ٹورزم سے آتا ہے. تو ہم اپنے کوسٹل جو ایریاز ہیں وہاں پہ بیچز قائم کر کے وہاں پہ ہم باقی ٹورزم کی جتنی بھی سہولیات ہیں ان کو پرووائڈ کر کے ریونیوز جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو انجیکٹ جو ہے وہ ایک بڑا انجیکشن جو ہے وہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن پھر صورتحال یہی ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں, ہماری جو وفاق ہے, اس کو مل بیٹھ کے ان ایشوز کو جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا پلیٹ فارم کو استعمال کریں. اگر آپ سے میں سوال پوچھوں گا, شپ بریکنگ انڈسٹری گڈانی میں بہت بڑی انڈسٹری تھی لیکن آج وہ انڈسٹری نہیں رہی ہے, مشکلات کا سے دوچار ہے, بڑے پرابلمز ہیں. انفیکٹ اب کشتیاں آ ہی نہیں رہی ہیں وہاں پہ کیونکہ ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں اور ڈالر کی شارٹیج ہے. کیا یہ انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ باقی پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی طرح ہماری شپ بریکنگ جو انڈسٹری ہے وہ بھی دن پہ دن نیچے جا رہی ہے. ایک تو ایشو یہ ہے کہ اسٹیل اور جو لوہا ہے وہ پوری دنیا کے اندر دو بڑے ممالک اس وقت, سب سے زیادہ تو چائنا جو ہے وہ آئرن اور اسٹیل جو ہے اس کا امپورٹر ہے, ان کی کھپت زیادہ ہے, ان کی معیشت بڑی معیشت ہے. لہٰذا زیادہ تر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی اسکریپ ہوتا ہے وہ بڑے ممالک جو ہیں وہ اس کو انجیکٹ کر لیتے ہیں, سک کر لیتے ہیں. لہٰذا ہماری جو شپ بریکنگ انڈسٹری جو ہے اس کو توجہ دینی پڑے گی. اس کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, چاہے وہ مشینری یعنی مشین کی سطح کے اوپر ہوں, را مٹیریل کی سطح کے اوپر ہوں, پالیسی کی سطح کے اوپر ہوں, یا ہمارا جو ٹیکسیشن نظام ہے اس کی سطح کے اوپر ہو, اس کو جب تک یہ ہم ڈرا بیکس جو ہیں ان کو یا شارٹ کمنگز کو دور نہیں کریں گے تو یقینی طور پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وحید حسین صاحب, دنیا بھر میں سمندر میں ہم دیکھتے ہیں آف شور ڈرلنگز ہو رہی ہوتی ہیں, تیل نکالا جا رہا ہوتا ہے سمندر سے, دوسرے گیس کے ذخائر ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں اور جو دیگر منرلز پائے جاتے ہیں سمندر میں اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. ہم کیوں اپنے سمندر کی منرل ریسورسز سے آج تک فائدہ نہیں اٹھا پائے؟ ویل آئی تھنک کہ اس میں سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہماری یعنی استطاعت جو ہے, ٹیکنالوجیکل جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ بنیادی طور پہ صحیح نہیں ہے. دنیا کے اندر باقی جو ممالک ہیں وہ اس لیے سمندر کے اندر جتنے بھی معدنیات ہیں, منرل ریسورسز ہیں, ان کو حاصل کر لیتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے. پاکستان کے اندر یہ ایک انفارچونیٹلی ایک مسئلہ ہے. فشریز سر, فشریز کی حالت ہم جانتے ہیں, وہاں پہ انتظامات, پالیسی اسٹرکچر, امپلیمنٹیشن, ہاؤ شوڈ وی امپروو آر فشریز؟ آپ کی نظر میں اس کے سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ویل آئی تھنک کہ پھر وہی بات ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کنسرن اس وقت منسٹریز ہیں, چاہے وہ صوبے کے اندر ہیں یا مرکز کے اندر ہے, ان کو ایک تو آپس کے اندر کوآرڈینیشن
दूसरा उसके ऊपर पॉलिसी के अंदर अगर कोई तब्दीली लानी है तो वो लाने की ज़रूरत है। तीसरा ये है कि हमें नई टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से इस इंडस्ट्री को, फिशरी की इंडस्ट्री को जो है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो बिलियन ऑफ डॉलर्स इससे कमाते हैं, जनरेट करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि बाकी इदारे हैं, इसी तरह हमारा ये भी जो ब्लू इकॉनमी है उससे हम वो इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे जो कि हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद हुसैन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल, जो ब्लू इकॉनमी है, जो समंदर से जुड़ी हुई मईशत है, उससे हम क्यों फ़ायदा नहीं उठा पाए आज तक, और क्या आप उठा पाएंगे? सबसे बड़ी रुकावट हमारे पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी को डेवलप करने में सेक्टर्स को इंटीग्रेट ना होना है। जैसे हम दुनिया भर में ब्लू इकॉनमी का जो पोटेंशियल है वो उसको अपनी मेरिट पे, अपनी पोटेंशियल पे जो हार्नेस किया जाता है वो डिफरेंट जो मैरीटाइम के सेक्टर्स हैं उनको इंटीग्रेट करके किया जाता है। जैसे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, मैरीटाइम टूरिज़म है और फिशरीज़ हैं, इनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके आगे बढ़ा जाता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी हैं हमारे पास। जैसे आप मालदीव्स को ले सकते हैं, जैसे आप सेशल्स को ले सकते हैं, मॉरिशस को ले सकते हैं। वहाँ पे ये तीनों इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती हैं। हमारे यहाँ जो फ्रेगमेंटेशन है सेक्टर्स के अंदर, उसकी गवर्नेंस में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उस फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो कानून बने हुए हैं वो इस इंटीग्रेशन को, एक सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा होने में मुश्किल होती है, जिसको रिवाइज़ होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आजकल जो दौर है, मुआशी हालात बड़े सख्त हैं, शदीद हैं, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है। समंदर के ज़रिए हम किस तरह अपने आप को मज़ीद फूड सेफ और फूड सिक्योर बना सकते हैं? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन सर? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ओशंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके हैबिटेट के लिए। तो वो हैबिटेट और वो लिविंग रिसोर्स जो है वो हमारे लिए फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा है कि हम जो है ना वो ओवर फिशिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए इस की जो ओशन की हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ फ्रेगमेंटेशन है गवर्नेंस में कि मछली पकड़ने वाले को कोई और रेगुलेट करता है, मछली जहाँ पे लैंड होती है उसको कोई और रेगुलेट करता है, जहाँ से एक्सपोर्ट होती है उसको कोई और रेगुलेट करता है। उसकी हर एक रेगुलेटरी बॉडी अलग अलग है। तो इसकी वजह से हमें जो है वो फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास कोई बेसिक डाटा नहीं है जिसकी बेस पे हम पॉलिसी इंटरवेंशंस करें, और उन पॉलिसी इंटरवेंशंस के जो कि अल्टीमेटली जो लीड करेंगे टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी। सर, कुछ डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कोस्टल टूरिज्म, समंदरी इलाके जो हैं, हमारी साहिली पट्टी 1100 किलोमीटर के करीब है, इससे हम सयाहत से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि बलूचिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत साहिली पट्टी दुनिया में ही चंद ममालिक के पास होगी, लेकिन सैडली हम ये नहीं इससे फ़ायदा उठा सके हैं, कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर पाए। क्यों सर? जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लू इकॉनमी के मेजर कंपोनेंट में एक कोस्टल टूरिज़म भी है। अगर आप अपने कोस्ट पे देखें तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 1100 किलोमीटर का कोस्ट है। लेकिन उस कोस्ट पे जब आप पूरी कोस्ट पे जीवनी से लेकर बदीन 0 पॉइंट तक जाएंगे तो आपको सिर्फ कराची में 2-4 होटल मिलेंगे जो कोस्ट के करीब हैं, वो भी कोस्ट पे नहीं है। अगर आप बाहर जाएं तो देखें कि कोस्ट के ऊपर, साहिल के ऊपर बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है, बिज़नेस एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स हैं, फेरीज़ चलती हैं। और इन वाटर स्पोर्ट्स और फेरीज़ जो चलने की वजह से, होटल होने की वजह से यहाँ पर टूरिस्ट आता है, और टूरिस्ट के आने से इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है। और फॉरेन एक्सचेंज का ये बहुत आसान ज़रिया है फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास लाने का। और अगर आप अपने साहिलों को देखें तो वो साहिल किसी तौर भी किसी भी ऐसे मुल्क से जो कोस्टल टूरिज़म से जो है अपना ज़र मुबादला कमाता है वो कम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो है एक इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए, एक एतमाद दिया जाए कि वो आए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये एक बैकबोन साबित हो सकता है आपकी मईशत को उठाने के लिए।
सर, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया था और उससे बड़ा पाकिस्तान कमाया करता था, लेकिन आजकल ये इंडस्ट्री भी बड़ी ज़वाल पजीर है। जिस तरह हमारे प्रोग्राम में शेख साहब ने बताया कि वो जो बेहतरीन एक क्रूज़ शिप आई थी पाकिस्तान, जो बड़ी लैविश थी, उसको ख़रीदने के लिए भी फ़ौरन बायर ने एक लोकल पाकिस्तानी को हायर किया क्योंकि वो पाकिस्तान आना नहीं चाहता था। ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है इंटरनेशनल इन्वेस्टर का पाकिस्तानी मार्केट्स में, पाकिस्तानी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ नहीं रही और शिप ब्रेकिंग भी अब ज़बू हाली का शिकार है। आपकी नज़र में हम क्या वापस अपनी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को खड़ा कर पाएंगे पैरों पे? शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री किसी वक्त पाकिस्तान का एक हॉलमार्क हुआ करती थी और पाकिस्तान पूरे रीजन में इसको लीड किया करता था। बदकिस्मती से बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें शिप ब्रेकिंग भी शामिल है, जिन शिप ब्रेकिंग, क्योंकि शिप ब्रेकिंग को अगर आप देखें, हमारे यहाँ गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे साहिल के ऊपर जो है वो शिप ब्रेकिंग हो रही होती है, उसका सारा स्क्रैप जो है साहिल के ऊपर ही पड़ा होता है और उस स्क्रैप और उससे निकलने वाले केमिकल्स जो हैं वो सारे जो हैं वो आपके समंदर के अंदर जा रहे हैं, जो पोल्यूशन फैलाते हैं और आपकी आबी हयात को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी जो है ना वो डैमेज होती है। आपके पास कोई बर्थ नहीं है जहाँ पर आप कोई भी जो जहाज़ ब्रेक होने के लिए आता है उसको बर्थिंग उसकी फैसिलिटी दे सकें, जबकि आपके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, बांग्लादेश, जो आपके रीजन में हैं, उनके पास वो इस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो किया और ग्रो करने के बाद जो बिज़नेस हमारे पास था उस बिज़नेस को उन्होंने अपनी तरफ खींचा और हमारे यहाँ कोई रेगुलेशन भी नहीं है। अभी बहुत सख्त ज़रूरत है अगर हम शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को अपने मुल्क में ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हमें इसके लिए बहुत सारे कानून जो हैं उन पे नज़रसानी करनी पड़ेगी और उसको देखना पड़ेगा कि हम जिद्दत कैसे ला सकते हैं और दुनिया के साथ मिलके कैसे चल सकते हैं। आपकी नज़र में व्हाट इज़ टू बी डन, अपनी फिशरीज़ के लिए हमें क्या करना होगा इनके हालात को बेहतर करने के लिए ताकि बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके? फिशरीज़ एक ऐसा सेक्टर है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। फ़िशरीज़ में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो कैप्चर फ़िशरीज़, जिसकी जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि गवर्नेंस जो है वो फ्रेगमेंटेड है, वो सूबों के और फेडरेशन के दरमियान डिवाइड हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश भी की, लेकिन इसकी फ्रेगमेंटेशन की वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती, जिद्दत नहीं आती। हमारे यहाँ जो मछली पकड़ने के तरीक़ेकार है वो बहुत पुराना है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रॉलर्स के ज़रिए मछली पकड़ी जाती है, गिल नेटर्स के ज़रिए मछली पकड़ी जाती है। ये इन ज़रियों से जो मछली पकड़ी जाती है उसकी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती जिस तरह की पूरी दुनिया में डिमांड है। जैसे कि अगर हम गिल नेटिंग और ट्रॉलर से हट के एक और तरीका है लॉन्ग लाइनिंग का मछली पकड़ने का, उसकी तरफ जाएं तो उससे जो प्रोडक्ट आती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। $2 जो कि मैंने आपको बताया कि $2 पर केजी हमारी इस वक्त एवरेज प्राइस है हमारी प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से। अगर हम लॉन्ग लाइनिंग से मछली पकड़ेंगे और उसके अंदर एक अच्छा फ्रीजिंग यूनिट होगा जो उस मछली को ख़राब होने से बचाएगा, तो यही मछली जो $2 की बिक रही है ये $8 में बिकेगी। तो आप इस डायनामिक्स को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके ठहरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने यकीनन मेरी नज़र में जो रूट कॉज है, जो मेन जड़ है मसले की, पाकिस्तान का इमेज, लोग पाकिस्तान से डरते हैं आज भी, वो सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम की वजह से, जिस तरह आपने बताया कि वो आप जैसी कंपनीज को बीच में इन्वॉल्व करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए क्योंकि वो खुद यहाँ नहीं आना चाहते। हमें अपना इमेज इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? नाउ दैट नेवी इज़ इन्वॉल्व, आर फोर्सेज आर इन्वॉल्व, यकीनन अब लगता है कि कुछ पावर्स मूव कर रही हैं पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। व्हाट इज़ टू बी डन? देखिए, इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, राइट, एंड इसके बहुत पहलू हैं। नंबर 1 जो पहलू है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, टैलेंट बहुत है, टैलेंट को हार्नेस नहीं किया जा रहा और हार्नेस किया जाएगा एक्सपोजर के थ्रू। बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं अच्छे प्रोग्राम से, लेकिन उनके पास एक्सपोजर नहीं है। जब हम उनको वो एक्सपोजर फराहम करेंगे हमारे ज़रिए, मेरी फर्म के ज़रिए और मज़ीद जितने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी जितने अब्रॉड हैं, बिज़नेस
پیپل ہے, جب وہ ایکسپوجر فراہم کریں گے, ایسے مواقع فراہم کریں گے, تو ہمارے لڑکے, ہماری لڑکے لڑکیاں باہر جا کر دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے, اپنے ملک کا نام روشن کریں گے, اور اس نیگیٹو پرسیپشن کو ٹیکل کریں گے. اس وقت وی آر لائک اے ہرمٹ کنگڈم, جو کہ دوسرے ممالک کو کہا جاتا ہے, بیکاز پیپل ڈو ناٹ نو کہ باہر سے ان کو نہیں پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے. جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اس 19, 20, 25 انچ کے ٹی وی پہ, وہ وہی سمجھ جاتے ہیں, اور ان کے پاس ہمارے ریپرزینٹیوز نہیں ہیں جو ان کو بتائیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے. تو وہ جو ایکسپوجر والا پیس ہے, آئی تھنک دیٹس ویئر وی کم ان. ہم وہ ایکسپوجر فراہم کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کو. ہم محب وطن لوگ ہیں. ڈاکٹر نصرت اسپیکس, جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سمندر ہے, رائٹ آن دا ڈاٹ, بالکل صحیح. سمندر کے ساتھ بھی ہماری تفریق جاری ہے, ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ جاری ہے. ایگزیکٹلی جاری ہے. اور اگر ہم وسیلہ نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ ہم تیار ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ریڈی ہیں, ہم اویلیبل ہیں اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے. محب وطن لوگ ہیں, اسی لیے یہاں پہ آئے, یہاں پہ کنونشن میں شرکت کری. اور اب ہم پوچھتے ہیں, جو کہ میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں گا ہماری قوم سے, ہماری ینگسٹرز سے اور ہماری ریلیونٹ اتھارٹیز سے, کہ واٹ کین وی ڈو. لاسٹ 20 سیکنڈز ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں, ہم نے بہت ساری باتیں کی, پرابلم سلوشنس کی بات کی. ایک چھوٹا سا میں ہمیشہ میڈم سیما کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, نیوز ون, جو بھی ان کا دوسرے چینلز بھی ہیں, یہ ان کا انیشیٹو ہے. بلو اکانومی کو ہم نے بہت سارے پروگرام کیے. چھوٹا سا جو یہ امیج بلڈنگ ہے نا, یہ ہمارے میرے خیال ہے میڈیا کا بھی ایک تھوڑا سا رول ہے. کیوں نہیں ہم یہ ریلیجیسلی اب وعدہ کریں سارے میڈیا چینل کہ وہ چیزیں جو پاکستان کا امیج تھوڑا ڈکلائن کرتی ہے, خراب کرتی ہے, دنیا میں اپنے ملک کو اس طرح کہیں نہیں رگڑا جاتا جیسے ہم رگڑ دیتے ہیں. ہم کو بہت مزہ آتا ہے وہ باتیں کرنے میں. دیکھیں, بہت سارے ملکوں میں نے ٹریول کیا ہے, ان کے مسئلے میں نے دیکھے, لیکن وہ میڈیا پہ نہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کا میں آپ کو جواب یہ دینا چاہوں گا, کیونکہ جب سے میڈیا پاکستان میں پیدا ہوا تھا, نیگیٹو نیوز کی ریٹنگ زیادہ آتی تھی, کرائم کو ری انیکٹ کر کے بار بار دکھایا جاتا تھا, کرائم کو پروموٹ کیا جاتا تھا, اور سیڈلی ہم نے ایسے ویورشپ پیٹرنز کریٹ کر دیے ہیں کہ ہمارا ویور جب تک وہ نیگیٹو کانٹینٹ نہیں دیکھتا ہے, ریٹنگ آتی نہیں ہے, ریٹنگ کی خاطر چینل بولتا ہے نیگیٹو دکھاتے رہو. لیکن آئی ول آلسو اپریشیٹ ایئر ویوز میڈیا, سیما طاہر صاحبہ اینڈ طاہر خان صاحب, جن کی بدولت, ان کے ویژن کی بدولت ہم ویک اپ پاکستان میں ایسے سیریس ایشوز کا ڈسکس کرتے ہیں جسے کوئی بھی میڈیا میں ڈسکس نہیں کرتا, چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو, بلو اکانومی ہو, ایگریکلچر ہو, اور بہت سارے پرابلمز ہو ایئر پولوشن کے ساتھ ساتھ. نہ جانے کیوں ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ تک یہ ساری انفارمیشن پہنچائی. اپنے پینل کا میں شکریہ ادا کروں گا. ولید شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے. ڈاکٹر نصرت, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پیٹرن فار آر سیز. ہمارے سمندروں کی سفیر ہیں آپ, یقیناً اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. میں شکریہ ادا کروں گا فیصل سبزواری صاحب کا, راجہ کامران صاحب کا, ساتھ ساتھ وحید حسین صاحب کا جو انہوں نے جوائن کیا. یقیناً ایشو بہت بڑا ہے, لیکن اس کا جو حل ہے, جو وے فارورڈ ہے, وہ واضح ہو گیا ہے. پائمیک کے بعد سٹیپ 1 لے لیا گیا ہے. ہمارے اداروں نے سوچ لیا ہے کہ ہم سمندروں سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن من حیث القوم ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, کیپٹل ریز کرنا ہوگا, فنڈ آنا پاکستان کے میری ٹائم کے لیے بہت ضروری ہے. بلو فنڈ کریٹ ہونا چاہیے, جو ڈاکٹر نصرت نے کہا, آئی تھنک اٹس اے گریٹ آئیڈیا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ریسورسز, جو لیبر ہیں, جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, ان کو بھی ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر نصرت کو آخر میں کچھ اور یاد آیا. ڈاکٹر نصرت, تھوڑا سا آپ کی بات کو اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ میں ریفریش کروں, ایشو نہیں, پوٹینشیل بہت بڑا ہے. رائٹ, پوٹینشیل آپ کی نظر میں ایشو نہیں ہے, پوٹینشیل بہت بڑا ہے. ہم ایشوز دیکھ رہے ہیں, پوٹینشیل نہیں دیکھ رہے. ہمارے چشمے چینج ہونے چاہیے, ہمیں پوٹینشیل دیکھنا چاہیے. بس آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت آدھا گلاس خالی کے. تھینک یو سو ویری مچ ٹو آل دا پینلسٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. تو اللہ کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.